डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS एकेडमी पटना। बीपीएससी मेंस के एस्पिरेंट आपको ये इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जीएस पेपर टोटल 600 मार्क्स का है। आप इसमें 400 मार्क्स तक ला सकते हैं। ऐसे पेपर 300 मार्क्स का है, आप इसमें 200 मार्क्स तक ला सकते हैं, प्रोवाइडेड क्वेश्चन को आप समझिए और उसके अनुसार आप आंसर करें। आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए हम एक लाइव उदाहरण क्वेश्चन का लेके आए हैं, जिससे कि आप समझ सके कि कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करना है। यह पॉलिटी का क्वेश्चन है, रेलिवेंट है, आज के राजनीतिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था के लिए काफी ये प्रासंगिक है। दिस इज वेरी रेलिवेंट फॉर टुडेज जुडिशियल सिचुएशन एंड द क्लैश बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय doctrine of basic structure? Discuss its evolution and significance in strengthening democracy. मूल संरचना के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इसके विकास और महत्व पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन यदि ढंग से आप देखेंगे तो इसमें 3 बातें हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना का सिद्धांत, एवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में इसके विकास और महत्व। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, केशवानंद भारती का केस का जिक्र करेंगे और मूल संरचना का लिस्ट बना देंगे, लेकिन क्वेश्चन का सिर्फ 1/3 भाग है, वो 2/3 2/3 जो है एवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस है, विकास और महत्व है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ये एक्चुअल एग्जाम्स का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन का एक्सप्रेशन बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में आ चुका है, यूपीएससी में 2019 में आ चुका है, और आज मौजूदा समय से ये रेलेवेंट है। इसमें क्वेश्चन का मूल क्या है? क्वेश्चन का मूल है कि आपका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार का 3 अंग बनाया है। द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट देयर इज अ चेक एंड बैलेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। आपका संविधान इस तरह से संतुलित है कि न्यायपालिका और संसद की सर्वोच्चता का संघर्ष को संतुलित कर दिया है। और क्वेश्चन का मूल भाव यह है कि आज भी, वर्तमान समय में भी, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट एंड राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में संघर्ष है, क्लैश। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को एवोल्यूशन और सिग्निफिकेंस की बात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आंसर हम लोग कितने फेजेस में, कितने आयाम में और कितने एनालिसिस में करेंगे, और जब आप कंक्लूजन में पहुंचेंगे तब आप साफ आपका भी यही निष्कर्ष होगा कि यदि सही क्वेश्चन को सही रूप से एनालाइज करके लिखा जाए तो वी विल स्कोर मैक्सिमम मार्क्स।
क्वेश्चन का पहला पार्ट, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना। जैसे ही हम लोग मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सारे लोगों के मन में केशवानंद भारती बनाम केरल राज आ जाता है। लेकिन आप लोग फैक्ट्स को सुधारें। केशवानंद भारती केस में मूल संरचना, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर को अपहेल्ड किया गया था, बरकरार रखा गया था। नहीं, ये कॉन्सेप्ट पहली बार केशवानंद भारती केस में आई थी। ये अवधारणा, कॉन्सेप्ट, मूल ढांचे का, बेसिक स्ट्रक्चर का 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में आया था। बट एनीवे, लैंडमार्क जजमेंट केशवानंद भारती केस है। इसीलिए इसका आंसर को आपको दो पार्ट में लिखना है। पहला, 1973 का केशवानंद भारती केस से पहले की क्या सिचुएशन थी, और 1973 के बाद केशवानंद भारती के बाद क्या परिस्थिति रही। इसमें आपको 1971 का कांग्रेस सरकार जो 2/3 बहुमत से जनरल इलेक्शन के बाद आती है, उसका जिक्र करना है। आपको 1975 का इमरजेंसी जिक्र करना है, और भी कुछ एक दो उदाहरण है जो कि हम लोग अपने डिस्कशन के चर्चा के दौरान हम लोग उसका जिक्र करेंगे। केशवानंद भारती केस की पृष्ठभूमि क्या थी? व्हाट वाज द बैकग्राउंड? इसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ये थी कि हमारा संविधान बनने से पहले जो हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स देश को कमिट किए थे कि जिस दिन इंडिया का अपना व्यवस्था बनेगा, हम लोग सोशलिस्ट प्रिंसिपल, समाजवाद सिद्धांत को लागू करेंगे। इसका व्याख्या यह है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हम लोग खत्म करेंगे। यानी जिनके पास बहुत सारा जमीन है, उस जमीन को हम लोग लेके लैंडलेस पीपल में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पुनः वितरण करेंगे। और भारत सरकार और बहुत सारी राज्य सरकार कानून लेके आई जिसमें लैंड सीलिंग की बात की गई, भूमि पर सीमा, कि एक व्यक्ति एक निर्धारित संख्या से ज्यादा भूमि नहीं रख सकते। 1963 में, 1963 में केरला सरकार केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, केरल भूमि सुधार अधिनियम पारित की, और इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के पास भूमि की मात्रा को निर्धारित की गई थी, और जो एक्स्ट्रा लैंड था, जो अतिरिक्त भूमि था, उसको सरकार अधिग्रहण करेगी, एक्वायर करेगी, और भूमि गरीबों में वितरित करेगी। 1970 में ये कानून धार्मिक संस्था पे भी लागू हो गया। केशवानंद भारती एदनीर मठ के मुखिया थे। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट बात गई, और सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार को सपोर्ट कर दी। ये एक था। इसका दूसरा पहलू यह था कि पार्लियामेंट, संसद 3 संविधान संशोधन लेके आई। 24th अमेंडमेंट एक्ट, 25th अमेंडमेंट एक्ट और 29th अमेंडमेंट एक्ट।
24वें संविधान संशोधन से यह कहा गया कि न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के शक्ति को कम कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया। इट लिमिटेड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। 25वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया गया। और 29वां संविधान संशोधन यह कहा कि संसद के पास यह शक्ति है कि संविधान के किसी भी भाग को इट कैन अमेंड, संशोधन कर सकती है। ये 3 संविधान संशोधन के कारण केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में चले गए 1973 में, और वहां पे पिटीशन दिए कि ये जो संविधान संशोधन है ये वैलिड नहीं है। और यहीं पे लैंडमार्क केशवानंद भारती जजमेंट आता है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन को, सिद्धांत को अपहेल्ड किया गया, इसको बरकरार रखा गया। इसका मतलब यह है कि यह कॉन्सेप्ट, यह अवधारणा पहले भी आ चुकी है। एनीवे, केशवानंद भारती केस का इंपॉर्टेंस यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में, भारतीय संवैधानिक इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये। और इसका इंपॉर्टेंस यही है कि इन द फाइट टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ ऑफ इन इंडिया, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। मीन्स आपके यहां प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का सिद्धांत और विधि का शासन बरकरार रखने में ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट साबित हुआ। केशवानंद भारती केस में 13 जजों का बेंच था। चीफ जस्टिस एसएम सिकरी भी थे, और जो बाद में चीफ जस्टिस बने जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ भी इसके जज थे, मेंबर थे। केशवानंद भारती एक लैंडमार्क जजमेंट था, लेकिन केशवानंद भारती के पहले, पूर्व में, कांग्रेस अपने इलेक्टोरल प्रॉमिस को फुलफिल करना चाह रही थी कि सोशलिस्ट गोल, समाजवादी लक्ष्य को हम लोगों को इंप्लीमेंट करना है, क्रियान्वयन करना है। और इसके लिए संविधान में प्रावधान था, आर्टिकल 39 बी और सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। और इस प्रावधान के तहत सरकार, संसद कह लीजिए, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन के संकेंद्रण को रोकना चाहती थी, ताकि उनके अतिरिक्त भूमि को लैंडलेस भूमिहीन को वितरित कर सके। अब संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट, कोर्ट सारे नियम को, सारे कानून को इनवैलिड घोषित करती है। और यहां से पार्लियामेंट और जुडिशरी में संघर्ष चालू हो जाता है, और अनफेवरेबल जजमेंट से इरिटेट होकर संसद, पार्लियामेंट पहला और चौथा संविधान संशोधन, फर्स्ट एंड फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1951 में और ये 1952 में पारित हुआ, 9th शेड्यूल लेके आई, 9वीं अनुसूची। और जितने भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का कानून था, उसको 9th शेड्यूल में इसको रख दिया गया। और संविधान संशोधन के तहत पार्लियामेंट ये कही कि जो भी आइटम 9th शेड्यूल में होगा, उस पे न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता।
दो केस इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केशवानंद भारती के पूर्व का प्री जुडिशियल समीक्षा की बात कर रहे हैं। एक केस था 1952 में शंकरी प्रसाद सिंह देओ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और 1955 में सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। और इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के पावर को अपहेल्ड कर दी और ये कही निर्णय में कि पार्लियामेंट के पास शक्ति है और संविधान के किसी भी भाग को वो संशोधन अमेंडमेंट कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का भी संशोधन हो सकता है। हालांकि ये सज्जन सिंह केस में दो जज ऐसे थे जो इस बात का संदेह जताए कि इसका ये निर्णय का इसका अभिप्राय ये होगा कि नागरिकों का मौलिक अधिकार अब बहुमत वाले पार्टी का खिलौना बन जाएगा। ये संविधान का गारंटी, मौलिक अधिकार संविधान का गारंटी अब नहीं रह पाएगा। अब ये बहुमत पार्टी का टूल हो जाएगा, मेजॉरिटी का टूल हो जाएगा, जिससे कि आपके मौलिक अधिकार को वो प्रभावित कर सकते हैं। और उसके बाद 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब ये केस हुआ था वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 11 जज थे और 6:5 मेजॉरिटी डिसीजन से चीफ जस्टिस सुब्बा राव थे। और इसमें ये बहुत बड़ी बात ये कह दिए कि जो आपका अनुच्छेद आर्टिकल 368 है, ये प्रोसीजर दिया है, प्रक्रिया दिया है संविधान संशोधन का, शक्ति नहीं दिया है। आपके पास कानून बनाने का शक्ति जो है ये पार्लियामेंट के पास है या राज्य विधानसभा के पास है, वो अनुच्छेद 245, 246 और 248 है। आप इसके तहत कानून बनाए और आप जो आर्टिकल 368 में प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाएंगे, संविधान संशोधन होगा, राइट। और संविधान संशोधन जो होता है उस प्रक्रिया को अपनाते हुए आर्टिकल 13(2) के तहत आ जाएगा, जो कि ये कहता है कि आप मौलिक अधिकार को हनन नहीं कर सकते। और इसी गोलकनाथ केस में पहली बार ये देखिए, ये बैरिस्टर M.K. नाम्बियार हैं, गोलकनाथ की तरफ से यही अपीयर किए थे और यही बोले थे कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यही लेके आए थे। और इनको देखते हुए और भी कौंसल ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इसी केस में उठाए थे। और 1973 का केशवानंद भारती केस, ये अवधारणा जो है बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा, ये डिसीजन में सामने आया। अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो इंट्रोड्यूस गोलकनाथ केस में ही हो चुका था। उसके बाद 1967 गोलकनाथ केस के कुछ हफ्तों में ही दो कंट्रोवर्शियल, विवादित पार्लियामेंट में मुद्दा आया। एक था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक और दूसरा था प्रीवी पर्स की समाप्ति। भाई, रजवाड़े को स्वतंत्रता के समय बोला गया था कि आपको इतना इनकम मिलेगा और आप भारत में विलय कर जाइए। जब जैसे ही ये दो मुद्दा आया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स और एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट
लॉगर हेड पे आ गए। मुद्दा था रिलेटिव पोजीशन ऑफ फंडामेंटल राइट वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मींस अब यह स्पष्ट हो चुका था कि सर्वोच्च न्यायालय और संसद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में मौलिक अधिकार की सापेक्ष स्थिति को लेकर आमने सामने आ गए थे। इस लड़ाई का एक आयाम, वन डायमेंशन, यह था कि संसद की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, और संविधान की व्याख्या और उसे बनाए रखने की अदालतों की शक्ति, इसके बीच में टकराव चालू हो गया। फिर उसके बाद 1971 का जनरल इलेक्शन हुआ, बांग्लादेश एक नया देश बना, कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना ली और कांग्रेस पार्टी अपना सोशलिस्ट एजेंडा जगाए रखी और एक साथ बहुत सारा कानून पास किया गया, बहुत सारा संविधान संशोधन हुआ, और जिसमें सबसे प्रमुख बात यह थी कि पार्लियामेंट के पास पावर है पार्ट 3 को भी अमेंड करने का, भाग 3 को भी संविधान संशोधन करने। अनुच्छेद 14 भी प्रभावित हो रहा था, अनुच्छेद 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स की गारंटी की थी वो प्रभावित हो रहा था, और सारे कानून को 9th शेड्यूल में रख दिया गया ताकि जुडिशियल रिव्यू का स्कोप खत्म हो जाए। और तभी 1973 में, 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आता है और उसमें इस बात की डिस्कशन होता है, चर्चा होता है कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट सर्वोच्च है क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहां पे, लेकिन पार्लियामेंट की शक्ति, राज्य विधानसभा की शक्ति, स्टेट लेजिस्लेचर की शक्ति, उस पे सीमाएं हैं और सीमाएं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और इसमें जस्टिस सिकरी इस बात को पिन पॉइंट किए कि पार्लियामेंट कैन यूज आर्टिकल 368 but it cannot damage, it cannot emasculate, it cannot destroy, it cannot abrogate, it cannot change or alter the basic structure of the constitution। तो निर्णय में, डिसीजन में बेसिक स्ट्रक्चर आ जाती है कि मूल ढांचे को क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है, निरस्त नहीं किया जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और ठीक केशवानंद भारती केस के बाद इंदिरा गांधी का चुनाव मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में आता है और 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय चुनावी कदाचार के आधार पर, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस के आधार पर, इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस के आधार पर, चुनावी कदाचार के आधार पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चुनावी जीत को चुनौती दे जाती है। मींस देयर वाज अ चैलेंज टू द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी's election victory in the Allahabad High Court, and Allahabad High Court accepted the malpractice in 1975। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी की कुर्सी चली जाती। तब इंदिरा गांधी क्या की? इंदिरा गांधी 39th अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन लेके आई और इस संविधान संशोधन में यह था कि यदि प्रेसिडेंट का चुनाव हो, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो,
प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो, स्पीकर ऑफ द लोकसभा का चुनाव हो, तो ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई शक्ति, अथॉरिटी नहीं रहेगी, ताकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के इस निर्णय से इंदिरा गांधी बच जाए और ये संविधान संशोधन 39वां संविधान संशोधन से किया गया। और ऐसे स्थिति में ये संविधान संशोधन आपका चला गया कोर्ट में, और इस इलेक्शन वर्डिक्ट केस में प्रत्येक न्यायाधीश, एवरी जज एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज, और यह बात की गई कि डेमोक्रेसी इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकतंत्र संविधान की मूल विशेषता है और इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव शामिल है। फेयर एंड फ्री इलेक्शंस इज द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, और इसके लिए जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा बहुत जरूरी है। जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ बात करते हैं 4 बेसिक फीचर्स का जिसको संशोधन नहीं किया जा सकता। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेटस, संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, सेकुलरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मेन, कानून का शासन, विधि का शासन नहीं, व्यक्तियों का कानून। और आज भी ये मुद्दा जीवंत, दिस इज लाइफ। सो आपका संविधान में जो एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसका भारत में विकास हुआ है। देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, और ये प्रिंसिपल तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार के 3 अंग, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दे विल हैव चेक्स एंड बैलेंस। किसी को भी पूर्ण शक्ति नहीं दी जानी चाहिए, और यही संविधान का कहना है। तो बच्चों ऐसे आंसर लिखेंगे तो किसी भी तरीका से आपके एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट पाएंगे। 38 में से 32, 33 दे ही देंगे। कुछ नयापन रहेगा, फैक्ट्स रहेगा, और ये जजों का निर्णय है, इसके साथ आप कंक्लूजन करें। तो चलिए अगले वीडियो में कुछ और हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर